नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, जिसमें हम अगले आधे घंटे देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कुपोषण के खात्मे के लिए उसकी जड़ का पता लगाना और इनोवेशन जरूरी। सीएसआर सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन। कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को तेज करने का आह्वान। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश मतदाता सूची का मसौदा किया प्रकाशित। एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बरकरार। मतदाताओं की संख्या 46 लाख से अधिक। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय अनुसंधान तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं में कराने पर जोर। वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का दावा। जीएसटी और आयकर में कटौती समेत विभिन्न सुधारों और व्यापार समझौते से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का अनुमान। उत्तर भारत में शीतलहर से हाल बेहाल। पहाड़ों पर ताजा बारिश, बर्फबारी से ठंड में इजाफा। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवा और प्रदूषण का दोहरावार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाना होगा, जिसमें सरकार, निगम, समुदाय और व्यक्ति सभी समान रूप से शामिल हों। दिल्ली में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित पोषण पर सीएसआर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषण का उन्मूलन एक विकसित भारत के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। मुक्त भारत नहीं बनाते हैं तब तक मुझे लगता है हमारी जो आशाएं, अपेक्षाएं हैं देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने की, जो हम सोचते हैं कि देश को एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाना है, विकसित भारत 2047, 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है, हमारा दृढ़ प्रतिबद्धता है, हमारा निश्चय है कि हमें अगले अमृतकाल के 21-22 सालों में भारत को एक समृद्ध देश बनाना है। उसका एक बहुत अहम कड़ी कुपोषण मुक्त भारत होने जा रही है। पीयूष गोयल ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेवा भावना भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए कुपोषण के खिलाफ प्रयासों को तेज करने का एक आह्वान है। जब आप सीएसआर को मैलन्यूट्रिशन के साथ जोड़ते हैं तो आप अपने आप का भी भला कर रहे हो। कॉर्पोरेट्स आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, न्यू लेबर इन द फ्यूचर, न्यू एम्प्लॉयज ऑफ द फ्यूचर, न्यू कंज्यूमर्स ऑफ द फ्यूचर। तो मेरा तो मानना है कि इस प्रोजेक्ट को आप अपने खुद की मजबूरी, आपके खुद के बेनिफिट भी अगर जोड़े तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ सोसाइटी, एंड लेट्स मेक दिस अ कलेक्टिव मिशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। 140 करोड़ लोग इसमें अगर जुड़ जाएं तो इस कार्यक्रम में शुभ भी है और लाभ भी है। राजस्थान में चल रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आज समापन है। इसके आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीसी के माध्यम से एआई को लेकर सरकार के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। एआई इम्पैक्ट समिट, जो पहले यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसकी तैयारियां G20 की तरह ही देश के सभी राज्यों में रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट
आयोजित किए जा रहे हैं। आज राजस्थान में एक रीजनल एआई समिट संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल से लैस करना है, जिससे एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और फायदा उठा सकें। इसी उद्देश्य के साथ 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स देने के लक्ष्य के साथ एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। एआई से इंटेलिजेंस हर व्यक्ति, हर घर, हर उद्यम के साथ जुड़ेगी। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हमें आत्मसात करके, जिसका उपयोग करके, जिसका लाभ उठा के हम अगर हमारे जीवन में इसको शामिल करें तो हमको बेनिफिट है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। 1.5 वर्षों के कम समय में इस एआई मिशन की उपलब्धियां आज विश्व में चर्चित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय अनुसंधान तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। भारत की भाषा समाज को जोड़ती है। भारत में 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भारतीय भाषाओं का महत्व और बढ़े, उसके लिए हमने भारतीय भाषा समिति का गठन किया है। CIIL, CICT और उसकी CIL की उड़िया भाषा समूह, तेलुगु भाषा समूह, कन्नड़ भाषा समूह, मलयालम भाषा समूह, इनकी प्रयास से आज और तमिल CICT के समूह को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। इकट्ठा अनेक दिनों के बाद, सब तो अपना अपना कोहोट में काम कर ही रहे थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय भाषा परिवार की ओर से भारतीय भाषा समिति की प्रयास से आज 55 दुर्मूल्य साहित्य, भारत की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को, बौद्धिक वाङ्मय को आज योगदान करवाने की पवित्र काम किया गया। हम लोग उसकी साक्षी बने। देश की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। दिसंबर 2025 में सेल ने 2.1 मिलियन टन स्टील की बिक्री की है। ये उपलब्धि क्यों खास है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 2024 में बिक्री थी 1.5 मिलियन टन, यानी इस बार लगभग 37% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये दिसंबर महीने में सेल की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। इस एक महीने में ही कंपनी ने अलग अलग उत्पादों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बिक्री के नए रास्तों से ज्यादा स्टील बेचा और सबसे अहम बात, स्टॉक यानी इन्वेंट्री भी कम की। इस सफलता की बड़ी वजह रही ग्राहकों तक समय पर डिलीवरी और ब्रांडिंग पर नया फोकस। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल बिक्री पहुंची 14.7 मिलियन टन। पिछले साल इसी अवधि में
ये थी 12.6 मिलियन टन, यानी करीब 17% की बढ़त। सिर्फ देश में ही नहीं, निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि सेल अब ग्लोबल मार्केट में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि सेल की बाजार में पकड़ मजबूत हो रही है, ग्राहक केंद्रित सोच काम कर रही है और ऑपरेशन पहले से बेहतर हो रहे हैं। यही वजह है कि सेल भारत के टॉप स्टील उत्पादकों में तो है ही, साथ ही दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों की कतार में भी ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी भरोसे को देखते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल दिग्गज बैंक ऑफ अमेरिका भी अब भारत की ग्रोथ स्टोरी का कायल हो गया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने मजबूत नीतिगत सुधारों और घरेलू खपत में मजबूती का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6% कर दिया है, जो पहले 7% था। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी अपने विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर और आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल पुथल से बचाएंगे। एजेंसी ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार के विशेष रूप से न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करके चालू खाता घाटा को कम रखने में मदद करेंगे। बुलेटिन में अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आए छात्रों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। राष्ट्रीय एकता यात्रा का उद्देश्य सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संस्थागत पृष्ठभूमि से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श बैठकें की। वित्त मंत्री ने आज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष ए शक्तिवेल से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका से आगामी बजट को लेकर चर्चा की। साथ ही लोकसभा सांसद संबित पात्रा और ओडिशा सरकार में विधि, निर्माण एवं उत्पाद शुल्क मंत्री पृथ्वीराज से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से मुलाकात की। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत यूरोप संबंध गति पकड़ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष चर्चा हुई। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक अपने लगभग 99.2% नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है, जिससे ये दुनिया के सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गया है। विद्युतीकरण की गति 2004 और 2014 के दौरान 1.42 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर 2019 से 2025 के दौरान 15 किलोमीटर प्रति दिन से अधिक हो गई है, जो आधुनिकीकरण में एक अभूतपूर्व तेजी का संकेत है।
वहीं नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 2014 के 3.68 मेगावाट से बढ़ाकर 898 मेगावाट कर दिया है। भारत ने मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 99% से अधिक की उल्लेखनीय कमी हासिल की है, जो 1947 में लगभग 8 लाख से घटकर 2023 में केवल 83 रह गई है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दशकों के अथक प्रयासों को दिखाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ईरान में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और इन प्रदर्शनों के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि एक सप्ताह से अधिक समय से जारी इन प्रदर्शनों के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट लगातार जारी रहेगी। दिल्ली शहर के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा और सुबह न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता मंगलवार सुबह खराब श्रेणी में बनी रही और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हैं। इसके कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 70 से अधिक रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे रात के तापमान में गिरावट आई और इलाके में ठंड फिर से बढ़ गई है। बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग सोमवार रात जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी के ज्यादातर इलाकों में सोमवार रात न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि रविवार रात ये 0 से 3.6 डिग्री नीचे था। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में लगातार कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के अनेक इलाके शीतलहर की चपेट में हैं और राजधानी जयपुर सहित अनेक जिलों के विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने तथा घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कोलकाता में मंगलवार को जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगले 2 दिनों में दक्षिणी पश्चिम बंगाल में ठंड और बढ़ने की संभावना है। अब एक नजर राज्यों की बड़ी खबरों पर। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने तिरुपरनकुंडम पहाड़ी के दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए साफ किया कि जिस स्थान पर पत्थर का स्तंभ यानी दीपथून स्थित है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। निर्वाचन आयोग ने आज उत्तर प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। राज्य के 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बरकरार हैं। मृत मतदाताओं की संख्या 46 लाख से अधिक है, जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं है। वो प्रपत्र 6
भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग 6 मार्च को SIR के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब बनाने की दिशा में GCC नीति से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में शामिल हुए और बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 14 दिन का एकीकृत स्की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि साल 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 500 से 600 छात्रों को प्रमाणित स्की प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही इन स्थलों पर सर्दी के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डोनापाउला में गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोवा यूनिवर्सिटी पूरे देश में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने PM ऊषा फंड का इस्तेमाल किया है। भविष्य में गोवा यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त 75 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के पुणे में निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। उनके निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अब खबर देश की माटी और उसकी धरोहर से जुड़ी हुई। मेरा गांव मेरी धरोहर एक पहल जो देश के गांवों के लिए है, उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए है। इस पहल के तहत देश के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण का काम हो रहा है। इस बेहद खास पहल के तहत अब तक 63.8 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा हुआ है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत चिन्हित गांवों की संख्या 6,38,365 है, जिनमें से अब तक 6,23,449 गांवों का डेटा MGMD पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिससे इन गांवों की सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण हो गया है। ये कार्यक्रम न केवल ग्रामीण पहचान को मजबूत करता है, बल्कि प्रत्येक गांव का एक प्रामाणिक सांस्कृतिक प्रोफाइल भी तैयार करता है। आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उड़ीसा के चिल्का झील की तस्वीरों के साथ, जहां तापमान में गिरावट के बाद प्रवासी पक्षी पहुंचने लगे हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।